हेलो, गुड मॉर्निंग। कल हमने हस्तक्षेप के बारे में अध्ययन किया था कि जब एक राज्य दूसरे राज्य की इच्छा के विरुद्ध उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है तो वह इंटरवेंशन या हस्तक्षेप कहलाता है। अर्थात इंटरवेंशन इज डिक्टेटोरियल इंटरफेरेंस बाय अ स्टेट इन द अफेयर्स ऑफ अनदर स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग और अलर्टिंग द एक्चुअल कंडीशन ऑफ थिंग्स। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हस्तक्षेप एक शत्रुतापूर्ण कार्यवाही है, क्योंकि ऐसा करने से राज्य की स्वतंत्रता या संप्रभुता पर आक्रमण होता है। और जिस राज्य के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जाता है, यदि उसकी इच्छा से हस्तक्षेप न किया जाए तो इसे युद्ध का कार्य भी समझा जाता है। वैसे तो कल हमने पढ़ा था कि हस्तक्षेप के कई प्रकार होते हैं, जैसे कूटनीतिक हस्तक्षेप होता है, आंतरिक हस्तक्षेप, बाह्य हस्तक्षेप और दंडात्मक हस्तक्षेप। लेकिन हस्तक्षेप करने के 5 कारण स्टार्क ने बताए हैं, जिसमें पहला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार कई राज्य सामूहिक रूप से किसी राज्य के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं। जैसे 1950 में कई राज्यों ने मिलकर कोरिया के मामले में हस्तक्षेप किया था। इसी प्रकार से यदि विदेश में रहने वाले अपने नागरिकों की या उनकी संपत्ति की रक्षा करने के लिए हस्तक्षेप किया जाए तो वह हस्तक्षेप वैध माना जाता है। इसी प्रकार से यदि कोई राज्य किसी राज्य पर सशस्त्र आक्रमण कर दे तो उसके प्रतिरोध में आक्रामक राज्य के विरुद्ध हस्तक्षेप किया जा सकता है। मान लीजिए कि भारत पर यदि चीन आक्रमण करता है तो भारत की रक्षा के लिए यदि चीन के आंतरिक मामलों में अमेरिका हस्तक्षेप करे तो वह हस्तक्षेप वैध होता है। इसी प्रकार से यदि कोई राज्य किसी अन्य राज्य के संरक्षण में है और उस संरक्षित राज्य पर कोई आक्रमण कर दे तो संरक्षक राज्य संरक्षित राज्य की सहायता के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि भारत भूटान संधि 1949 में हुई थी और उसकी जो आर्टिकल 2 था उसमें कहा गया था कि भारत सरकार यह वचन देती है कि वह भूटान के आंतरिक प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। भूटान इस बात के लिए सहमत है कि वह अपने विदेशी संबंधों का संचालन भारत सरकार के परामर्श के अनुसार करेगा। तो इसलिए यद्यपि हम परामर्श दे सकते हैं, लेकिन भारत यदि भूटान पर आक्रमण होता है तो भारत उसकी रक्षा का वचन भी देती है। और जो आक्रामक राज्य है जब वह भूटान पर आक्रमण करता है तो भारत उस आक्रामक राज्य के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है और वो हस्तक्षेप गैरकानूनी नहीं है। इसी प्रकार से यदि कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन करे तो अन्य राज्य उसे अंतर्राष्ट्रीय विधि का पालन करने के लिए सामूहिक रूप से उस पर आक्रमण कर उसे अंतर्राष्ट्रीय विधि का पालन करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। जैसे जब भी अंतर्राष्ट्रीय विधि हम सभी जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो लागू होती है, यदि मान लीजिए कि सारे जो भी उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सदस्य हैं, यदि उनमें से कोई विधि अंतर्राष्ट्रीय विधि का पालन नहीं करता है तो उस अंतर्राष्ट्रीय विधि का पालन कराने के लिए सामूहिक रूप से आक्रमण करके उसे उस विधि का पालन करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ओपनहीम ने इन 5 कारणों के अलावा 2 कारण और बताए हैं कि यदि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार किसी राज्य पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाए और वह इस प्रकार की संधि का उल्लंघन करे तो सामूहिक रूप से उसे उस संधि का पालन करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। जैसे 1914 में बेल्जियम के तटस्थता संबंधी संधि के भंग होने पर इंग्लैंड ने हस्तक्षेप किया था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संधि में तटस्थ राज्यों की अलग भूमिका होती है और
अतटस्थ या गैर तटस्थ राज्यों की अलग भूमिका होती है। यदि कोई राज्य जो कि तटस्थ था वो तटस्थ नहीं रहता है तो उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। इसी प्रकार से जब संधि द्वारा एक निश्चित प्रकार का शासन निर्धारित कर दिया जाए तो उस शासन प्रणाली में परिवर्तन होने पर हस्तक्षेप किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से हम निम्न कारण ऐसे बता सकते हैं सामूहिक रूप से, जो कि क्या है, हस्तक्षेप के लिए आवश्यक है। पहला है हस्तक्षेप, आत्मरक्षा के लिए हस्तक्षेप, अर्थात जो यूएनओ का चार्टर है उसकी आर्टिकल 51 के अनुसार सुरक्षा परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के उपायों का अवलंबन करने से पहले एक दूसरे राज्य के आक्रमण से रक्षा करने का अन्य राज्यों को अधिकार है। इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब 1837 की कैरोलाइन स्टीमर की घटना घटित हुई थी, उस समय कनाडा में विद्रोह हुआ था और कैरोलाइन नामक अमेरिकी जहाज नियाग्रा नदी द्वारा सैनिक और युद्ध की सामग्री के ले जाकर उन विद्रोहियों की सहायता करता था। अमेरिकी सरकार ने कैरोलाइन को नहीं रोका। इस पर कनाडा के सैनिकों ने कैरोलाइन जहाज को अमेरिका में जाकर नष्ट कर दिया। उस समय अमेरिकी विधिवेत्ता हाइड ने कहा था कि ब्रिटिश सेना ने वही कार्य किया जो संयुक्त राज्य स्वयं करता। तो इस प्रकार से जैसा कि डैनियल ने कहा है कि आत्मरक्षा के लिए सिद्ध करना आवश्यक है कि यह कार्य तात्कालिक और जरूरी था और अन्य साधन का विकल्प छोड़ने वाली या विचार के लिए समय देने वाली नहीं थी। और दूसरी जो कार्यवाही की जाए वह जितनी आवश्यक है उतनी ही कार्यवाही की जाए, उससे अत्यधिक ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा है इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कभी कभी आत्मरक्षा के लिए स्थायी रूप से हस्तक्षेप करना भी आवश्यक होता है, किंतु जो काम आत्मरक्षा के नाम पर किया जाए उसे आवश्यकता तक ही सीमित रहना चाहिए। जैसे कि 1807 में ब्रिटेन और फ्रांस में युद्ध चल रहा था। डेनमार्क की नौसेना बहुत अच्छी थी। ब्रिटेन को पता चला कि डेनमार्क फ्रांस से मिल जाने वाला है, अतः ब्रिटेन ने एक बड़ा जहाजी बेड़ा डेनमार्क भेजा और फ्रांस के साथ जो युद्ध हो रहा था उसकी अवधि तक डेनमार्क से उसका बेड़ा मांगा। डेनमार्क द्वारा इनकार करने पर ब्रिटेन ने जबरदस्ती डेनमार्क के जहाजी बेड़ों को छीन लिया, किंतु युद्ध समाप्त होने पर उसे लौटा दिया। तो ब्रिटेन के इस कार्य के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ इसको आत्मरक्षा की दृष्टि से उचित समझते हैं और कुछ इसको बल प्रयोग या अनुचित मानते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरा कारण ले सकते हैं संधियों को बलपूर्वक लागू करना, क्योंकि जब एक राज्य दूसरे राज्य के मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकारी हो जाता है जबकि दूसरा राज्य पहले राज्य से की गई संधि की अवहेलना कर देता है, तो इस प्रकार हस्तक्षेप करना किसी राज्य की स्वतंत्रता के अधिकार में बाधा डालना नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि उक्त राज्य ने संधि की शर्तों पर हस्ताक्षर कर स्वेच्छा से अपनी स्वतंत्रता पर खुद प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट है मानवीयता। ग्रोशियस, वेटेल और वेस्टलेक जैसे लेखकों ने बताया कि हस्तक्षेप को कानूनी रूप से उचित माना है जब लोगों को उसके मानवीय अधिकारों से वंचित किया जाए। जैसे तुर्की के लेबनान प्रदेश में ईसाइयों की हत्या हो रही थी और उनके साथ घोर अत्याचार किया जा रहा था, इसलिए 1860 में प्रधान यूरोपीय शक्तियों ने इस बुराई को दूर कराया। हस्तक्षेप करने वाले राज्यों में रूस भी था, किंतु स्वयं रूस में यहूदी प्रतिवर्ष सैकड़ों की संख्या में बिना अपराध के मार डाले जाते थे। मानवता के नाम पर उसने अपने या तो रूस ने अन्याय को नहीं रोका, किंतु तुर्की पर दबाव डाला। तो इस प्रकार से यही बात हम अपने भारत के संदर्भ में ले सकते हैं कि दिसंबर 1971 में बांग्लादेश ने भारत में के हस्तक्षेप का आधार मानवीय कहा जा सकता है, क्योंकि पश्चिमी जो पाकिस्तान था वो पूर्वी पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा था और इस मानवीयता के आधार पर ही भारत ने जो वर्तमान बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है
उसकी सहायता की, उसमें हस्तक्षेप किया। अगर हम 1991 में यूएनओ के बात करें तो इराक में कुर्द लोगों के पक्ष में हस्तक्षेप किया था। इसी प्रकार से शक्ति संतुलन के लिए भी हस्तक्षेप किया जा सकता है। जब यूरोपीय शक्तियों के मध्य शक्ति संतुलन के सिद्धांत को बड़ी मान्यता दी जाती रही। सन 1816 की वियना कांग्रेस, 1856 के पेरिस कांग्रेस और 1878 के बर्लिन कांग्रेस के अधिकांश निर्णय इसी सिद्धांत के अनुसार लिए गए थे। वित्तीय विषयों के लिए हस्तक्षेप। ऐसा देखा गया है कि यदि किसी देश की आर्थिक दशा खराब हो जाती है तो आर्थिक सहायता देने वाले देश उसके आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप करते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इंग्लैंड और फ्रांस का ऋणी मिस्र था। ऋण की प्राप्ति के लिए इन दोनों देशों ने मिस्र पर अपना दोहरा नियंत्रण स्थापित किया और 1882 में फ्रांस इस विषय से पीछे हट गया और इंग्लैंड ने उस पर अपना पूरा प्रभुत्व स्थापित कर लिया। कर्ज की वसूली भी दूसरे राज्य के अधिकार में हस्तक्षेप करने का कारण होती आई है। इसी प्रकार से वेनेजुएला राज्य के जिम्मे ब्रिटेन, जर्मनी और इटली का बहुत ऋण बाकी था। राजनीतिक बातचीत द्वारा जब विवाद तय न हो सका तो 11 दिसंबर 1902 को ब्रिटेन ने नाकाबंदी की घोषणा की। 2 दिन के बाद वेनेजुएला ने विवाद को आर्बिट्रेटर को सौंपने का प्रस्ताव किया, किंतु प्रस्ताव का ख्याल न कर जर्मनी और इटली ने भी नाकाबंदी आरंभ कर दी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वित्तीय विषयों के लिए भी हस्तक्षेप किया जा सकता है। इसी प्रकार से गृह युद्धों में हस्तक्षेप। किसी देश में यदि आंतरिक विद्रोह होने पर पड़ोसी राज्यों पर उसका प्रभाव पड़ता है और इसी कारण से जो वो राज्य हैं वो अपने पड़ोसी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। जिसे 1815 की वियना कांग्रेस ने यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के विरोधी देशों में लोकतंत्र और राष्ट्रीयता की अवहेलना करने वाले राज्यों की स्थापना की थी। इसलिए राष्ट्रीय भावना को दबाने के लिए ऑस्ट्रिया, रूस और प्रशिया के राजाओं ने हॉली अलायंस या पवित्र संघ की स्थापना की थी। इसके द्वारा किसी देश में क्रांति होने पर अन्य राज्यों द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। यही कारण था कि 1821 में नेपल्स और लोम्बार्डी के राज्यों में क्रांति होने पर, ऑस्ट्रिया और स्पेन में क्रांति होने पर फ्रांस ने अपनी अपनी सेनाएं भेजकर क्रांतिकारियों का दमन किया था। सन 1827 में ब्रिटेन, रूस और फ्रांस ने यूनान के स्वाधीन बनाने के लिए हस्तक्षेप किया था। इसी प्रकार से 1849 में रूस ने हंगरी का विद्रोह दबाने के लिए ऑस्ट्रिया को सैनिक सहायता दी थी और 1934-38 में जर्मनी और इटली की सरकारों ने स्पेन के गृह युद्ध में हस्तक्षेप किया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गृह युद्ध अगर पड़ोसी देश में हो तो उसका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ता है और वहाँ पर हस्तक्षेप किया जा सकता है। धन्यवाद।